ध्रुव की बात सुनते ही रक्षित ने हंसते हुए कहा, फिक्र मत कर छोटू, हमारे शौर्य टोली के जासूस मोहेनों पर नजर रखे हुए हैं। अगर उसे लेकर कोई भी हलचल होती है तो हमें तुरंत उसके बारे में खबर मिल जाएगी। वैसे अगले 2 दिनों के लिए तुम लोगों को यहीं पर आराम करना चाहिए। अगर हमें कोई भी खबर मिलती है तो मैं तुझे बताता हूँ। ये सुनकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और इस बात को समझा कि शौर्य टोली के लोगों की मदद से उसकी बहुत सारी मेहनत बचने वाली थी। इस वक्त उस हॉल में काफी शांति हो गई। अब जो कि परेशानी की बात खत्म हो गई थी। इतने में रक्षित ने नौकर से कहकर ध्रुव और उसके साथियों के लिए चाय मंगवाई और अचानक से बात बदलते हुए कहा, अरे हाँ, मैं तो पूछना ही भूल गया, वुहान साम्राज्य के हाल कैसे हैं? पिछली बार जब मुझे वहां से खत मिला था तब विराट भाई मुझसे मदद मांग रहे थे। उसमें लिखा था कि 3 साम्राज्यों के 3 ताकतवर दलों ने साथ आकर वुहान गठबंधन और वुहान साम्राज्य पर हमला कर दिया है। उस वक्त मैं भैया की कोई मदद नहीं कर पाया क्योंकि हम लोग खुद ही यहाँ ज्वाला दल के लोगों से जंग लड़ रहे थे। जब तक हमारे हालात थोड़े बेहतर हुए तब तक हमें खत आ गया कि वुहान साम्राज्य में सब कुछ ठीक हो चुका था। रक्षित का ये सवाल जैसे ही ध्रुव ने सुना तो एक पल के लिए वो कुछ कहने में थोड़ा झिझकने लगा। उसके बगल में मौजूद डॉक्टर परी के हाथ भी कांपने लगे, लेकिन उसने धीरे से चाय पीकर अपने आप को काबू करने की कोशिश की। इस पर ध्रुव ने एक नजर करिश्मा की तरफ देखा जिसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट थी। उसे घूर कर ध्रुव ने हंसते हुए रक्षित को जवाब दिया, सब ठीक है भैया। वैसे सच कहें तो इतना बड़ा सफर तय करने के बाद भी हम लोग अच्छे से नहीं सो पाए हैं, इसलिए हम लोग अब आराम करने चलते हैं। इस पर रक्षित ने ध्रुव से कहा, ठीक है, तुम लोग जाकर अब आराम कर लो। अगर मुझे कोई भी खबर मिलती है तो मैं तुझे बताता हूँ। जब रक्षित ने सुना कि सब ठीक था तो उसने इस बारे में ध्रुव से कोई और बात नहीं की और चुपचाप नौकर को इशारा कर ध्रुव और उसके साथियों को पीछे बने कमरों में भेज दिया। इस दौरान ध्रुव चलते चलते डॉक्टर परी को देखे जा रहा था, जिसके बाद उसने उसे समझाते हुए कहा, फिक्र मत करो डॉक्टर परी, सब ठीक है, उस मामले में तुम्हारा नाम नहीं आएगा। ये सुनकर परी ने अपना सिर हिलाया और हल्की मुस्कुराहट के साथ वो थोड़ा मजबूर महसूस करने लगी। अगर उसे पहले पता होता कि वुहान गठबंधन का लीडर ध्रुव था तो वो साल भर चली जंग में हिस्सा ही नहीं लेती। अब जो कि सारा मामला खत्म हो गया था, इसलिए मनी मन परी इस बात से बहुत खुश थी कि कम से कम उसके हाथों ध्रुव का कोई रिश्तेदार या दोस्त तो नहीं मारा गया था, नहीं तो शायद वो ध्रुव के साथ खड़ी ही ना हो पाती। इतने में ध्रुव ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, चलो तो फिर अब तुम कमरे में जाकर आराम करो, हम बाकी की बातें कल करेंगे। और ध्रुव की बात सुनकर परी ने भी अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ, तुम भी जाकर आराम करो। इतना कहकर वो सीधे एक कमरे में चली गई और ध्रुव उसे वहां से जाता हुआ देखता रहा। जैसे ही परी कमरे के अंदर गई तो ध्रुव भी यहाँ भरते हुए आगे बढ़ने लगा और वो भी पास ही बने एक कमरे में चला गया। इस वक्त अंधेरे ने पूरे काला सरताज शहर को अपनी चादर में लपेट दिया था। इस दौरान आसमान में सिर्फ तारों की चमचमाहट और चांदनी की थोड़ी बहुत रोशनी दिख रही थी जो छनकर बादलों के बीच से आ रही थी। इस अंधेरी रात में कमरे के अंदर एक लड़का आंखें बंद कर बैठा हुआ ट्रेनिंग कर रहा था, जिसके चारों तरफ फिलहाल शक्तियां ही शक्तियां नजर आ रही थीं, जो धीरे धीरे उसकी नाक से होते हुए उसके शरीर के अंदर आ रही थीं। जब वो सारी शक्तियां ध्रुव के शरीर में चली गईं, तो ध्रुव ने अपनी बंद आंखें खोली। उसे एक बार फिर चुस्त और तंदुरुस्त महसूस हो रहा था, जिसके चलते उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। तभी ध्रुव एक झटके में वहां से गायब हो गया और वो आगे बढ़ते हुए एक तहखाने जैसी जगह पर चला गया। इस वक्त सभी सो चुके थे, इसलिए हर तरफ एक अजीब सन्नाटा था। वो तहखाना ध्रुव ने तब देखा था जब वो अपने कमरे की तरफ जा रहा था। इतने में ध्रुव उस तहखाने के अंदर घुसा और उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत बड़ी जगह दिखाई दे रही थी। उस जगह पर जाकर ध्रुव ने गहरी सांस ली और धीरे से अपनी स्टोरेज अंगूठी में से एक बहुत बड़ी और काली चीज बाहर निकाली। वो काले रंग की चीज वाकई बहुत बड़ी थी और शायद ध्रुव के कमरे में आ ही नहीं पाती। इतना ही नहीं बल्कि उस चीज ने तहखाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा ढक लिया था। वो चीज दरअसल उस तिलस्मी जानवर की लाश थी, जिसे ध्रुव ने काला सरताज दल की नीलामी में काफी ऊंचे दाम पर खरीदा था। उस अंधेरे से भरे तहखाने में तिलस्मी जानवर के पंख की हड्डियां काफी चमकती हुई दिख रही थी, क्योंकि उसमें बहुत सी शक्तियां बची थीं। फिर ध्रुव तिलस्मी जानवर की उस लाश को देखकर मुस्कुराया और वो उसके करीब जाने लगा। वो अपनी आंखों से उस लाश को बड़े ध्यान से देखे जा रहा था, क्योंकि वो तिलस्मी जानवर बहुत वक्त से मरा हुआ था, इसलिए उसकी चमड़ी पूरी तरह चिपक कर छोटी हो गई थी। यही वजह है कि ध्रुव समझ ही नहीं पाया कि वो तिलस्मी जानवर आखिर था कौन सा। लेकिन ध्रुव को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस चीज में उसकी दिलचस्पी थी वो तो उस तिलस्मी जानवर के पंख की हड्डियां थी। उन पंखों की हड्डियों का इस्तेमाल कर ध्रुव अपनी उड़न छू पंख तकनीक से अपने लिए असरदार पंख बना पाता। यही सोचकर ध्रुव उन चमकते पंखों के बगल में आकर खड़ा हुआ, जो तकरीबन 20 से 30 फुट बड़े थे। उसके बाद उसने पंखों की हड्डियों को छूते हुए देखा और उसे अपने हाथों में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि यह ठंडक अगले ही पल एक गर्माहट में बदल गई। ध्रुव समझ नहीं पा रहा था कि वो लाश, जिसे इतने सालों से सही सलामत रखने के लिए बर्फ में जमा दिया गया होगा, आखिर आज भी गर्म कैसे हो सकती थी। जब उसने गौर से पंखों के अंदर देखा तो उसे उसके अंदर शक्तियां तैरती हुई दिखाई दी। उसके बाद ध्रुव ने उस हड्डी को थपथपाते हुए देखा
और अपनी अंदरूनी शक्तियां पंख के अंदर भेजनी शुरू की। धीरे धीरे ध्रुव की अंदरूनी शक्तियां उस तिलस्मी जानवर की हड्डियों से होकर गुजरने लगीं और वो हड्डियां तेजी से चमकने लगीं। ध्रुव महसूस कर पा रहा था कि तिलस्मी जानवर की हड्डियों में एक अजीब सा बवंडर उठने लगा था और उस बवंडर ने ध्रुव की अंदरूनी शक्तियों को पलक झपकते ही बाहर फेंक दिया। ये महसूस कर ध्रुव ने तुरंत अपनी आंखें खोली और वो हड़बड़ा कर पीछे हुआ, जैसे कि उसे बिजली का एक तेज झटका लगा हो। उसकी आंखों में फिलहाल एक अजीब सा डर दिखाई दे रहा था, जिसके साथ वो गौर से हड्डियों को देखने लगा। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि आज भी हड्डियों के अंदर इतनी खतरनाक और जंगली वायु मूल शक्ति बसी थी। और तो और जिस बात से ध्रुव को सबसे ज्यादा हैरानी हो रही थी वो ये थी कि उस वायु मूल शक्ति में एक अजीब गर्माहट भी थी, जैसे कि वो आग मूल शक्ति हो। दोनों अलग अलग मूल शक्तियों के बारे में सोचकर ध्रुव समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता था। फिर उसने उस रहस्यमयी तिलस्मी जानवर की लाश को देखते हुए कहा, यह सच में कोई रैंक 7 का तिलस्मी जानवर था जो रैंक 8 पर पहुंचने वाला था। इतने सालों से मरे रहने के बाद भी इसके पंखों में आज भी ऐसी जंगली शक्तियां हैं जो किसी को भी हिला कर रखते। अगर इन पंखों का इस्तेमाल उड़नछू पंख तकनीक के साथ किया जाए फिर तो तैयार हुए पंख शायद मेरी उम्मीद से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। ये कहते वक्त ध्रुव की आंखों में एक अजीब सी गर्मी दिखाई दे रही थी। वो जानता था कि शायद इस बार उसके हाथ में सच में खजाना लगने वाला था। ऐसे में उसे इसके बदले कुछ गोलियां देनी भी पड़ी तो भी ध्रुव को यह सौदा फायदे का ही सौदा लग रहा था। वो जानता था कि अगर उसे बाकी की लाश में सिर्फ मांस का लोथड़ा ही मिला तो भी इन पंखों से तो उसका पूरा दाम वसूल हो गया था। इतने में ध्रुव ने अपने हाथ रगड़कर दोबारा गौर से उस तिलस्मी जानवर की लाश को देखा। ऐसा करते ही उसके हाथों में एक तलवार आ गई, जिस पर ध्रुव ने गहरे हरे रंग की रोशनी जलानी शुरू की। वो रोशनी तलवार को ढक चुकी थी, यहाँ तक कि उसकी गर्मी से तलवार से धुआं तक निकलने लगा। उसके बाद ध्रुव ने अपनी जगमगाती तलवार से उस जगह पर हमला किया जहाँ तिलस्मी जानवर का बाकी का शरीर उसके पंखों से जुड़ा हुआ था। पहले तो ध्रुव ने सोचा था कि उसे शायद एक बार फिर से झटका लगता, लेकिन इस बार वैसा कुछ नहीं हुआ। इससे ध्रुव थोड़ा मजबूर महसूस करने लगा, क्योंकि उस तिलस्मी जानवर की मजबूत चमड़ी इतने सालों से रखे रखे काफी नर्म हो गई थी। ध्रुव ने सोचा था कि वो उसकी मजबूती का फायदा उठाकर अपने लिए एक ताकतवर कवच तैयार कर लेता, लेकिन अब उसे इस ख्याल को भूलना पड़ा। उसके बाद ध्रुव उस चमड़ी को काटता गया और पंखों को उसके शरीर से अलग करता गया। इस दौरान ध्रुव ने देखा कि उस लाश से जरा भी खून नहीं निकल रहा था। फिर जब ध्रुव ने गौर से उस चमड़ी को देखना शुरू किया तो वो और भी ज्यादा मायूस हो गया, क्योंकि चमड़ी में जरा भी शक्तियां नहीं बची थीं। आखिर में जब ध्रुव ने दोनों पंखों को तिलस्मी जानवर की लाश से अलग कर दिया तो उसने उन्हें अपने सामने जमा दिया। जब वो पंख उस लाश से अलग हुए तब भी उनकी चमक कम होने का नाम नहीं ले रही थी। इस बात से ध्रुव ने चैन की सांस ली। उसे डर था कि कहीं शरीर से अलग करने पर पंखों की शक्तियां कम ना हो जाएं, लेकिन अब वो समझ गया था कि उसकी फिक्र बेकार थी। उसके बाद ध्रुव ने अपनी तलवार से उस लाश के अंदर छेद करना शुरू किया। तभी अचानक ध्रुव को उस लाश के शरीर से एक अजीब सी बदबू महसूस होने लगी, जिसके चलते वो थोड़ा पीछे हो गया। उसने अपने दांत पीसते हुए गुस्से के साथ कहा, मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी लाश के अंदर कुछ नहीं होगा। ये कहकर ध्रुव लगातार उस लाश पर तलवार चलाता रहा और कुछ ही पलों में उस लाश के बहुत से टुकड़े हो गए। लाश के टुकड़ों के साथ बड़ी ही गंदी बदबू उस तहखाने में फैल गई, बल्कि वो बदबू इतनी जहरीली थी कि वो जैसे ही तहखाने की छत से टकराई तो वो छत तक पिघलने लगी। ये देखकर ध्रुव काफी हैरान हो गया और साथ ही देखने लगा कि उस लाश के शरीर के अंदर के हिस्से तक पिघल गए थे। तभी अचानक ध्रुव के चेहरे पर फिक्र नजर आने लगी और उसने परेशानी भरी आवाज में कहा, मारे गए। अगर इसके पेट का ये जहर इसके अंदरूनी हिस्सों तक को पिघला सकता है फिर तो शायद तिलस्मी पत्थर भी सही सलामत नहीं बचा होगा। मुझे जल्द पता लगाना होगा कि इसका तिलस्मी पत्थर बचा या फिर वो भी पिघल गया। उसके बाद ध्रुव उस तिलस्मी जानवर के सिर पर हमला करता गया और बेचैन होकर तिलस्मी पत्थर की तलाश करने लगा। इसी के साथ ध्रुव के चेहरे पर मजबूरी दिखने लगी, जिसके साथ उसने कहा, क्या इस दरिंदे के पास सिर्फ वो पंख ही थे? खैर कोई बात नहीं, इन पंखों की वजह से ही तो मुझे वो सौदा फायदे का सौदा लग रहा है। कुछ और नहीं भी मिला तो भी मुझे मायूस तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इतना कहकर ध्रुव उस तिलस्मी जानवर की लाश के टुकड़ों को जलाकर राख करने ही वाला था कि तभी अचानक ध्रुव को पीछे से किसी लड़की की आवाज सुनाई दी। छी, इतनी रात को तुम ये क्या बेहुदा चीज कर रहे हो, वो भी इस खुफिया जगह पर? ये सुनते ही ध्रुव हैरान रह गया और उसने तुरंत पलट कर देखा कि करिश्मा उस तहखाने में आ गई थी। उसके चेहरे पर हैरानी थी और साथ ही साथ तिलस्मी जानवर की लाश के टुकड़े देखकर उसे काफी घिन भी महसूस हो रही थी। इतने में ध्रुव ने उससे सवाल किया, तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रही थी? इस पर करिश्मा ने कुछ कदम आगे आते हुए कहा, वाह रे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम यहाँ इतनी रात में क्या कर रहे हो? वैसे शुरू में तो मैं सो ही रही थी, लेकिन अचानक मुझे एक बहुत ही गंदी बदबू आने लगी। उस बदबू को मैं झेल नहीं पाई और इसलिए उसका पता लगाते लगाते यहाँ पहुंच गई। क्या है ना, मेरी नाक बाकियों से बहुत तेज है। इतने में करिश्मा उस लाश के पास आई और उसके शरीर पर लात मारते हुए कहा, अब समझी, ये बदबू इस चीज से आ रही थी
ये सुनकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए करिश्मा से कहा, अगर तुम चाहो तो इसे अपने साथ ले जा सकती हो। मैं तो वैसे भी इसे जलाकर राख करने ही वाला था। ना जाने कितने सालों से ये ऐसे ही गंदी हालत में पड़ा होगा। लेकिन करिश्मा तो ध्रुव की बात को नजरअंदाज कर रही थी। वो फिलहाल उस लाश की तरफ बड़े ही ध्यान से देख रही थी और उसे अचानक से कुछ महसूस होने लगा। इस एहसास के चलते करिश्मा के शरीर पर पर्पल रंग की रोशनी चमकने लगी और वो आगे बढ़ने लगी। आगे बढ़ते हुए करिश्मा ने जमीन पर पड़ी तलवार को उठाया और उस तिलस्मी जानवर के नाखून काट कर बाहर निकालने लगी। उसे ऐसा करता देख ध्रुव काफी हैरान था, लेकिन वो ये देखकर और ज्यादा हैरान हुआ कि करिश्मा ने पंजों से काटे हुए नाखून पास की एक जगह पर जमा कर रख दिए। ये देखकर ध्रुव ने अपनी हैरानी भरी आवाज में पूछा, करिश्मा तुम आखिर करना क्या चाह रही हो? कहीं तुम इस जानवर के नाखून अपने पास इकट्ठा तो नहीं करने वाली हो? ऐसा कहते हुए ध्रुव ने उस नाखून को छू कर देखा जो अपनी मजबूती पूरी तरह से खो चुका था। वहीं ध्रुव को इस तरह हैरान देखकर करिश्मा के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई, जिसके साथ उसने कहा, अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गई, नहीं तो तुम सब बर्बाद कर देते। खैर फिलहाल तो अपनी दिव्य रोशनी इस्तेमाल कर इस नाखून को जलाओ। इस पर ध्रुव एक बार फिर हैरान हो गया। उसके बाद वो करिश्मा से कुछ पूछने ही वाला था कि उसने देखा कि करिश्मा इस वक्त बड़ी बेसब्र दिख रही थी। इसलिए उसने बिना कुछ कहे तुरंत अपनी उंगली पर दिव्य रोशनी जलाई और पास ही रखे नाखून को जलाना शुरू कर दिया। ध्रुव देखने लगा कि दिव्य रोशनी के बावजूद वो नाखून जलकर राख में नहीं बदल गया, बल्कि वो तो धीरे धीरे छोटा होता गया। ताज्जुब की बात तो ये थी कि नाखून का सफेद रंग भी गायब होता जा रहा था, बल्कि उसकी जगह हरे और लाल रंग ने ले ली थी। फिर तकरीबन 10 मिनट तक जलते रहने के बाद ध्रुव ने देखा कि वो नाखून हरे और लाल रंग के नुकीले कांटे में बदल गया। वो कांटा बहुत ही ज्यादा खास दिख रहा था, जैसे उसके अंदर आग और हवा दोनों की शक्तियां हो। ये देखकर ध्रुव भी सोचने लगा कि आखिर वो चीज थी क्या। तभी अचानक ध्रुव के दिमाग में ख्याल आया, कहीं यही तो उस तिलस्मी जानवर के तिलस्मी पत्थर का हिस्सा नहीं था। इसका मतलब शायद वो लाश उतनी भी बेकार नहीं थी जितना कि ध्रुव ने सोचा था। तो क्या ध्रुव हासिल कर पाएगा रैंक 7 का तिलस्मी पत्थर और कैसे निपटेगा वो बुजुर्ग मोहिनों से, जानने के लिए ध्रुव ने देखा कि कैसे उस तिलस्मी जानवर के नाखून रंगीन कांटों में बदलते गए। उसे देखकर ध्रुव ने बेचैनी से करिश्मा की तरफ देखा और उससे कहा, तुम्हें पता है ना कि इस लाश में कौन सी काम की चीज है? ध्रुव समझ रहा था कि अगर करिश्मा उसे नहीं बताती तो शायद उसे पता ही नहीं होता कि उस जानवर के पंजों से ऐसी कोई चीज भी तैयार की जा सकती थी, और वो भी दिव्य रोशनी से उसे जलाने के बाद। इस दौरान ध्रुव लगातार उन कांटों को देखे जा रहा था, जो छोटे होने के बावजूद बहुत नुकीले लग रहे थे। उन्हें बड़े ध्यान से उठाकर ध्रुव ने एक साथ रख दिया और एक कांटा इस्तेमाल कर पास की दीवार पर निशान बनाने लगा। लेकिन जैसे ही ध्रुव ने उस मजबूत दीवार पर वो कांटा रगड़ा तो मजबूत होने के बावजूद उस दीवार में एक दरार पड़ने लगी। ये देखकर ध्रुव ने हैरानी के साथ कहा, ये कांटा तो कुछ ज्यादा ही मजबूत है। इसी के साथ वो आंखों में इज्जत के साथ करिश्मा को देखने लगा। वो समझ रहा था कि अब जो कि करिश्मा को नाखून का राज पता था, इसका मतलब उसे इस लाश में और भी काम की चीजें मिल जाती। वहीं ध्रुव की आंखों की इज्जत देखकर करिश्मा के चेहरे पर एक अजीब सा गुरूर आ गया और वो अपना सिर ऊपर करते हुए कहने लगी, ऐसा करो ध्रुव भाई, इन्हें जोड़कर तुम मेरे लिए एक हथियार तैयार कर दो। आगे जाकर मैं किसी को मुक्का मारते वक्त इसका इस्तेमाल करूंगी। अब से यही मेरा हथियार होगा। कैसा लगा मेरा नया हथियार? ये सुनकर ध्रुव पहले तो हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने गौर से उस नुकीले कांटे की तरफ देखा। जब ध्रुव ने सोचा कि करिश्मा की ताकत के साथ ये कांटा किसी पर पड़ता तो उसका कितना बुरा हाल होता। ध्रुव जानता था कि कोई शक्ति सम्राट भी करिश्मा के ऐसे हमले से बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता, और वो भी तब अगर वो मारा नहीं जाता। इस तिलस्मी जानवर के लाश के रहस्य के बारे में जानने के लिए ध्रुव भी काफी बेचैन होने लगा। इसी बेचैनी में उसने करिश्मा की बात मानकर सारे नाखून जलाकर रंगीन कर दिए। ध्रुव तकरीबन आधे घंटे तक उन नाखूनों को जलाता गया, तब जाकर उसका काम पूरा हुआ। फिलहाल उसके सामने हरे लाल रंग के 9 नुकीले कांटे रखे हुए थे। फिर ध्रुव ने अपना हाथ उठाते हुए सीधे सभी कांटों को उठा लिया। तभी करिश्मा ने ध्रुव के हाथ से वो कांटे हासिल करते हुए बड़े ध्यान से उन्हें अपने पास रख लिया। ऐसा करते हुए वो ध्रुव की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। ये काम पूरा करने के बाद ध्रुव ने करिश्मा की तरफ देखकर उससे सवाल किया, तुम्हें कैसे पता कि इन नाखूनों पर दिव्य रोशनी इस्तेमाल करने पर ऐसा कुछ होगा? जाहिर सी बात है कि ध्रुव ये जानने को बेचैन हो रहा था कि करिश्मा को इस बारे में पता कैसे चला। ध्रुव मनी मन समझ गया था कि शायद करिश्मा को अपने फायदे की चीजों के बारे में पता था। वहीं ध्रुव की बात सुनकर करिश्मा ने कुछ सोचते हुए कहा, सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। मैंने तो बस इसके नाखून देखे और मुझे लगा कि ये मेरे काम आ जाएंगे। इस पर ध्रुव काफी हैरान हुआ और उसने उसी परेशानी भरी नजरों के साथ तिलस्मी जानवर की लाश के टुकड़ों को देखा। उन्हें देखकर ध्रुव ने परेशानी के साथ कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई तुम्हारा इस जानवर से कोई रिश्ता था? बदकिस्मती से इस मरे हुए जानवर को बहुत साल हो गए, इसलिए कोई भी ये नहीं बता सकता कि आखिर ये तिलस्मी जानवर था कौन सा। ये सुनकर करिश्मा ने ध्रुव की बात का जवाब दिया, चाहे कुछ क्यों ना हो जाए, इस तिलस्मी जानवर और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं हो सकता।
और तो और मुझे इससे काफी घिन भी आ रही है। बल्कि तुमने जब इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए ना, तब ना जाने क्यों लेकिन मुझे अंदर ही अंदर बहुत खुशी हो रही थी। करिश्मा के अंदाज को देखकर ध्रुव ने कुछ सोचते हुए पूछा, क्या तुम्हें इसकी ऐसी हालत देखकर खुशी हो रही थी? अब तो मुझे पूरी तरह से लगने लगा है कि शायद ये तिलस्मी जानवर तुम्हारी प्रजाति का दुश्मन रहा होगा। ये सुनते ही करिश्मा ने ध्रुव को जवाब दिया, पता नहीं ध्रुव भाई, मैं तो ये तक नहीं जानती कि आखिर मैं किस तरह की तिलस्मी जानवर हूं। खैर, इस बात से फर्क भी क्या पड़ता है। वहीं करिश्मा की बात सुनकर ध्रुव ने बात को बदलते हुए उससे कहा, चलो इस बारे में भूल जाओ। सच में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये तिलस्मी जानवर आखिर था कौन सा जानवर। तुम तो बस मुझे ये बताओ कि आखिर इस लाश का क्या किया जाए। क्या तुम्हारे हिसाब से इसमें और कोई खास चीज भी है? इस पर करिश्मा ने बड़े ही आसान अंदाज में जवाब दिया, तुम पहले क्या करने वाले थे? इसे जलाने वाले थे ना, तो वही करो, मगर जलाते वक्त गर्माहट का ध्यान रखना। हो सकता है कि जब ये पूरी तरह से जल जाए तो तुम्हें तुम्हारे काम की कोई चीज मिल जाए। ये बात सुनकर ध्रुव दंग रह गया। पहले तो करिश्मा उसे डांट रही थी इस तिलस्मी जानवर को जलाने के लिए, लेकिन अब वो खुद ही उसे जलाने की बात कर रही थी। इस पर ध्रुव समझ गया कि करिश्मा जरूर वो नाखून चाहती थी, इसलिए उसने ध्रुव को वो तिलस्मी जानवर पहले नहीं जलाने दिया। इतने में ध्रुव ने और कुछ कहना ठीक नहीं समझा और तुरंत अपने हाथ से गहरे हरे रंग की रोशनी निकालते हुए तिलस्मी जानवर की लाश के टुकड़ों को जलाना शुरू कर दिया। इस दौरान उस तहखाने की गर्माहट काफी बढ़ गई थी और वो रोशनी उस तिलस्मी जानवर के टुकड़ों को जलाती रही। धीरे धीरे चटचटाने की आवाज सुनाई पड़ने लगी और सभी ने देखा कि उस जानवर के शरीर के टुकड़े भी आग में जलकर छोटे होते जा रहे थे। इस तरह का जलना अगले कुछ मिनटों तक चलता गया, जिसके बाद ध्रुव ने देखा कि तिलस्मी जानवर का एक हिस्सा अचानक से हरे और लाल रंग का होने लगा। धीरे धीरे हरा और लाल रंग और ज्यादा चमकदार होता गया और आखिर में वो दोनों रंग मिलकर एक अजीब सी बूंद में बदल गए। उस हरे और लाल रंग की बूंद को देखकर ध्रुव की आंखों में एक अजीब सी खुशी नजर आने लगी, जिसके साथ वो देखने लगा कि कैसे वो बूंद नीचे टपकने लगी थी। इतने में ध्रुव ने तुरंत अपने पास से एक बोतल बाहर निकाली और उस टपकती हुई बूंद को बोतल में कैद कर लिया। जैसे ही वो हरे और लाल रंग का खून बोतल के अंदर गया तो ध्रुव ने एक चैन की सांस ली। ऐसा करते ही उसने एक बार फिर उस टुकड़े की तरफ देखा और उसे पता चला कि हरे लाल रंग का लिक्विड लगातार उसमें से टपकता जा रहा था। कुछ ही पलों में जब वो सारा लिक्विड ध्रुव के पास आ गया तो वो टुकड़ा पूरी तरह से जलकर गायब हो गया। इसी के साथ ध्रुव ने अपनी नजर उस बोतल की तरफ की। फिर ध्रुव ने उसके अंदर मौजूद रंगीन खून जैसी चीज की खुशबू महसूस की। उसकी खुशबू से अचानक ध्रुव को एक खतरनाक शक्ति महसूस होने लगी, जिससे वो काफी हैरान भी हुआ। पर ध्रुव ने तुरंत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर उस शक्ति को काबू करना चाहा, लेकिन इसके अलावा ध्रुव ने कुछ और भी महसूस किया और वो ये था कि अचानक से उसका शरीर पहले के मुकाबले मजबूत लगने लगा था। इस बात के चलते ध्रुव एक पल के लिए तो चौंक गया, लेकिन फिर उसने खुद पर काबू पाते हुए कहा, यह खून तो किसी की भी शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। कमाल है। आमतौर पर किसी का शरीर सिर्फ तभी मजबूत होता था जब कोई बहुत वक्त तक कड़ी ट्रेनिंग करता जाए, लेकिन ध्रुव को यकीन नहीं हो रहा था कि इस हरे और लाल रंग के खून का ऐसा कोई रहस्यमय असर भी होता होगा। इतने में ध्रुव ने गहरी सांस ली और वो हैरानी भरी नजरों के साथ एक बार फिर तिलस्मी जानवर के टुकड़ों को देखने लगा। उसके बाद वो बाकी जलते टुकड़ों के पास भी जाता गया और उसमें से भी बहते खून को बोतल में भरने लगा। अब जो कि ध्रुव ने देख लिया था कि वो खून कितना ज्यादा असरदार साबित हो सकता था, इसलिए ध्रुव बहुत खुश हो गया। अब उसे ये लाश सिर्फ मांस का बड़ा सा लोथड़ा नहीं लग रही थी। इसी तरह कुछ देर तक वो जलते टुकड़ों में से खून निकालता गया और धीरे धीरे बूंदों को बोतलों में भरता गया। लेकिन ध्रुव एक बात से बहुत ज्यादा मायूस हो गया कि बहुत सारे टुकड़े जलाने पर भी ध्रुव को महज 5 ही हरे और लाल रंग की बूंदें मिल पाई थी। ध्रुव ने जब उस बोतल पर गौर किया तो उसे ताज्जुब होने लगा कि एक जैसी होने के बावजूद बोतलों में वो बूंदें एक दूसरे से नहीं मिल रही थीं। इसके बावजूद उसने मुस्कुराकर वो बोतल अपनी स्टोरेज अंगूठी के अंदर डाल दी और वो करिश्मा की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगा। उसे समझ नहीं आया कि जिस चीज को वो कबाड़ मान रहा था वो उसके इतने ज्यादा काम आ गई थी। अगर काला सरताज दल को इस बारे में पता चलता तो वो वाकई इस सौदे पर अफसोस मनाते, मगर ध्रुव अभी भी गौर से इंतजार कर रहा था कि उसे जिस बेशकीमती चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी वो अब तक उसे मिली ही नहीं थी, और वो चीज थी तिलस्मी पत्थर। देखा जाए तो एक तिलस्मी पत्थर में किसी तिलस्मी जानवर की सारी शक्तियां बसती थीं। ऐसे में अचानक से तो वो कहीं गायब नहीं हो सकता था। इसका मतलब ध्रुव को लग रहा था कि जरूर बाकी टुकड़ों में से किसी एक में शायद तिलस्मी पत्थर मौजूद था। इसके बाद ध्रुव ने अपने हाथ लहराते हुए बाकी बचे हुए टुकड़ों को भी जलाना शुरू कर दिया। जलने के बाद वो टुकड़े काफी छोटे होने लगे, लेकिन फिर भी तिलस्मी पत्थर का नामो निशान नहीं दिख रहा था। ये देखकर ध्रुव काफी परेशान दिखने लगा, मगर ध्रुव इस बात से काफी हैरान था कि दिव्य रोशनी की गर्माहट के बावजूद उस लाश के शरीर का एक टुकड़ा जलने का नाम तक नहीं ले रहा था। ध्रुव की आंखों में उसे देखकर थोड़ी उम्मीद दिखाई दी, लेकिन काफी सिकुड़ने के बाद भी ध्रुव को तिलस्मी पत्थर नहीं दिखा।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उससे गलती कहाँ हो रही थी, इसलिए मजबूरी में उसने करिश्मा की तरफ देखा तो वो देख रहा था कि करिश्मा पसीने से तरबतर होने के बाद भी ध्रुव का मजाक उड़ाते हुए मुस्कुरा रही थी। ये देखकर ध्रुव ने करिश्मा से कहा, करिश्मा अगर तुम्हें यहाँ सिर्फ मजा लूटना है तो चुपचाप वो कांटे मुझे वापस लौटा दो। वहीं करिश्मा ने जब ध्रुव को ऐसे धमकाते हुए देखा तो उसने तुरंत अपना मुंह फुलाते हुए कहा, बुद्धू हो तुम ध्रुव भाई, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि इस तिलस्मी जानवर की चमड़ी के अंदर ही तिलस्मी पत्थर की शक्तियां हैं। लेकिन अगर तुम इसी तरह अपनी दिव्य रोशनी से इसे जलाते रहे ना तो बहुत जल्द वो शक्तियां भाप में बदल कर उड़ने लगेंगी। ऐसे में तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। ये सुनते ही ध्रुव पहले तो थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने करिश्मा पर चिल्लाते हुए कहा, अरे तो अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। इस पर करिश्मा ने बड़े ही अजीब अंदाज में ध्रुव से कहा, मुझसे तुमने कुछ पूछा ही नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ बताया ही नहीं। वहीं करिश्मा की बातें सुनकर ध्रुव काफी ज्यादा नाराज हो गया, लेकिन उसने जैसे तैसे करके एक गहरी सांस ली और अपने गुस्से को शांत करते हुए कहा, अब मेरी माँ प्लीज मेरे साथ खेलना बंद कर और मुझे बता कि आखिर अब करना क्या है। ये सुनते ही करिश्मा ने मजबूर होकर उसे जवाब दिया, ऐसा करो कि उस लाल हरे खून की बूंदों को इसकी चमड़ी पर इस्तेमाल करो, उसके बाद अपनी दिव्य रोशनी इस्तेमाल कर इसे तपा दो। ऐसे में तुम तिलस्मी पत्थर को बाहर निकालने में कामयाब हो जाओगे। और करिश्मा की बात सुनकर ध्रुव ने हल्की झिझक के साथ उससे सवाल किया, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ऐसा करने पे हमें तिलस्मी पत्थर मिल जाएगा। इस पर करिश्मा ने बड़े ही शांत अंदाज में उसे जवाब दिया, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं होता है तो मत मानो, मेरा क्या जाता है। ऐसा करो तुम उसे जलाते रहो और देखना आखिर में तुम सारी छुपी हुई शक्तियां बर्बाद कर दोगे। करिश्मा के ऐसा कहने पर ध्रुव अपने दांत पीसने लगा और उसने तुरंत कहा, छोड़ो मैं तुम पर यकीन करके देखता हूं क्या होता है। इतना कहकर ध्रुव ने अपना हाथ लहराया और उसके पास वो बोतल आ गई जिसमें उसने लाल और हरे रंग का खून भरा था। उसके बाद ध्रुव ने उसका ढक्कन खोलकर उसमें से लाल हरे रंग का खून सीधे तिलस्मी जानवर की बची हुई चमड़ी पर उड़ेलना शुरू कर दिया। आखिर में वो खून चमड़ी के ऊपर तैरने लगा। ध्रुव को मनी मन बहुत बुरा लग रहा था उस खतरनाक शक्ति वाले नाखून को इस तरह बर्बाद करने में। आखिर उसके पास बहुत कम बूंद इकट्ठा हुई थी। ऐसे में उसे भले ही बहुत छोटी बूंद को चमड़ी पर इस्तेमाल करना था, लेकिन उसमें भी ध्रुव को बहुत बुरा लग रहा था। वो जानता था कि सारे टुकड़ों पर बूंद डालने के बाद उसके पास महज 4 बूंद ही बचेंगी, और अगर बात तिलस्मी पत्थर हासिल करने की नहीं होती फिर तो ध्रुव ऐसा कुछ करता ही नहीं। फिर धीरे धीरे वो लाल हरे रंग की खून की बूंद बहुत तेज रफ्तार में उस चमड़ी पर फैलने लगी। उस चमड़ी में से फिलहाल एक बहुत अजीब चीज निकल रही थी। इतना ही नहीं, वो चीज फैलती जा रही थी जो अचानक से एक शक्तियों के धमाके में बदल गई। वो शक्तियों का धमाका बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन ध्रुव देखने लगा कि कैसे उसके चारों तरफ हरा और लाल रंग फैलने लगा। इतना ही नहीं, पलक झपकते ही अचानक से वो चमड़ी बदलने लगी। आसपास होते इस हंगामे को देखकर ध्रुव की आंखों में एक अजीब सी खुशी नजर आने लगी। वो समझ गया था कि वाकई वो तरीका कारगर साबित हो रहा था। इतने में करिश्मा ने ध्रुव की खुशी देखकर उसे समझाते हुए कहा, तुम आखिर दिव्य रोशनी क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि ये सारी शक्तियां फैलकर खराब हो जाएं? वहीं करिश्मा की बात सुनकर ध्रुव काफी हैरान हो गया। उसने तुरंत अपने ख्यालों को काबू कर एक झटके में अपने हाथ से दिव्य रोशनी बाहर निकाली। बाहर निकलते ही उस रोशनी ने आसपास फैलते हरे लाल रंग की शक्तियों को अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया, और क्योंकि वो शक्तियां जल रही थीं, इसलिए वो लाल हरी हो चुकी तिलस्मी जानवर की चमड़ी धीरे धीरे बहुत तेजी से चमकने लगी। इस चमक को देखकर ध्रुव की आंखों में और ज्यादा खुशी नजर आने लगी, जिसके चलते उसने तुरंत अपनी दिव्य रोशनी को और ज्यादा बढ़ा दिया। धीरे धीरे दिव्य रोशनी से ढकी लाल हरे रंग की शक्तियां काफी घनी होती हुई दिखाई दी। ध्रुव देख रहा था कि वो शक्तियां कैसे और ज्यादा ताकतवर होती जा रही थीं, और आखिर में वो शक्तियां तहखाने में तैयार हुए बादलों की तरह लगने लगी। उन बादलों में छुपी शक्तियों को महसूस कर ध्रुव और करिश्मा के चेहरों का रंग बदलने लगा, और वो गौर से उस खूबसूरत और खतरनाक नजारे को देखते रहे। तो क्या ध्रुव रैंक 7 का तिलस्मी पत्थर हासिल करने में कामयाब होगा? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम। ध्रुव ने जब तहखाने में फैलती उस शक्ति को महसूस किया तो उसने करिश्मा को अपने पास खींच लिया। इसके साथ ही तिलस्मी जानवर की लाश पर जलती गहरे हरे रंग की रोशनी और ज्यादा तेजी से चलने लगी। देखते ही देखते उस तिलस्मी जानवर के शरीर से और ज्यादा शक्तियां बाहर निकलती गईं, जो एक बहुत घने कोहरे में बदल गई थी। वो कोहरा पूरे तहखाने में फैल चुका था, और बीच बीच में उसमें से अजीब आवाजें भी सुनाई दे रही थी। वो आवाजें सुनकर ध्रुव को अपना खून तक उबलता हुआ महसूस होने लगा, जिस वजह से उसने तुरंत शक्तियां निकालकर इस एहसास को दबाना चाहा। जब ध्रुव ने अपने शरीर के इस एहसास को पूरी तरह से दबा दिया तो उसने तुरंत पलटकर करिश्मा के शरीर को देखा, जो फिलहाल पर्पल रंग से ढक चुका था। इस अजीब सी पर्पल चमक में ध्रुव महसूस कर पा रहा था कि करिश्मा की शक्तियां कितनी खतरनाक हो गई थीं, और तो और उसकी आंखें तक इस रंग से चमकने लगी थीं। वो इस वक्त लगातार अपने आसपास छाए कोहरे को देखती गई, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोहरे में अपना कोई दुश्मन दिखाई दे रहा था। इतना ही नहीं, बल्कि करिश्मा धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी, जिसे देखकर ध्रुव ने घबराते हुए चिल्ला कर कहा, करिश्मा
तुम्हें क्या हो गया? और ध्रुव की जोरदार चीख सुनते ही अचानक से जैसे करिश्मा होश में आ गई और उसके शरीर में जलती पर्पल रंग की चमक भी गायब होने लगी। फिर उसने धीरे से ध्रुव की तरफ देखा और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ पता ही ना चला हो। इसी हैरानी में उसने ध्रुव से कहा, क्या हो गया? इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? जब ध्रुव ने करिश्मा के इस अंदाज को देखा तो उसके चेहरे की परेशानी थोड़ी बढ़ने लगी। वो अच्छी तरह जानता था कि उस रहस्यमयी तिलस्मी जानवर की लाश कोई मामूली चीज नहीं थी, और तो और उस चीज का सच में करिश्मा के असली रूप से कोई ना कोई रिश्ता तो था। यही सोचकर ध्रुव ने परेशान होते हुए खुद से कहा, आखिर ये तिलस्मी जानवर है कौन सा? इतने सालों से मरे रहने के बाद भी इसके अंदर इतनी खतरनाक शक्तियां आज भी कैसे हो सकती हैं? जब ध्रुव के दिमाग में ख्याल आ रहा था तब उस कमरे में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। वो आवाजें सुनकर ध्रुव ने अपनी नजरें घुमाते हुए देखा कि उस तिलस्मी जानवर की सूखी चमड़ी जो दिव्य रोशनी से जल रही थी अब जलकर राख में बदल चुकी थी। वो राख फैलते हुए जमीन पर बिखर गई थी। जब तिलस्मी जानवर की चमड़ी राख में बदल गई तो उसके सामने का हरे और लाल रंग का कोहरा धीरे धीरे बादलों में जाने लगा। जैसे ही वो रंगीन कोहरा बादलों के अंदर गया तो शक्तियां उस तहखाने में फैलने लगी। इस दौरान ध्रुव देख रहा था कि वहां एक बवंडर तैयार होने लगा था और वो हरे और लाल रंग के बादल भी धीरे धीरे घूमने लगे थे। जैसे ही वो रंगीन कोहरा बादलों के अंदर गया तो शक्तियां उस तहखाने में फैलने लगीं। इस दौरान ध्रुव देख रहा था कि वहां एक बवंडर तैयार होने लगा था और वो हरे और लाल रंग के बादल भी धीरे धीरे घूमने लगे थे। उस बवंडर के अंदर जंगली और खतरनाक शक्तियां भरती जा रही थीं, जिससे वो बादल आंखों के सामने छोटा होता हुआ दिखने लगा। ये नज़ारा देखकर ध्रुव बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ, बल्कि वो फिलहाल काफी परेशान दिखने लगा था। उसने धीरे से करिश्मा को पकड़कर पीछे होना शुरू किया और उसके शरीर की शक्तियों ने तेजी से बाहर आते हुए दोनों को घेर लिया। जाहिर सी बात है कि ध्रुव खुद को हर मुश्किल के लिए तैयार कर रहा था, लेकिन ध्रुव को जिस खतरे की उम्मीद थी वो आया ही नहीं। इस दौरान बवंडर के घूमने की रफ्तार तेज होने लगी और बादल में बसी थोड़ी बहुत शक्ति भी आखिरकार उसके अंदर चली गई। उस शक्ति के अंदर जाते ही अचानक से वो तेज घूमता बवंडर रुक गया और उसमें से आंखों में चुभने वाली हरे और लाल रंग की चमक निकलने लगी। उस चमक के अचानक से बाहर निकलने पर ध्रुव और करिश्मा को अपनी आंखें एक पल के लिए बंद करनी पड़ गईं। लेकिन जब वो चमक कम हुई तो दोनों ने आंखें खोलते हुए कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर दोनों के होश ही उड़ गए। फिलहाल हवा में हरे और लाल रंग की एक हीरे जैसी चीज तैर रही थी, जिसके आसपास का इलाका काफी धुंधला दिखाई दे रहा था। ध्रुव लगातार उस हीरे जैसी चीज को देखता गया और महसूस करने लगा कि उसके अंदर ढेर सारी खतरनाक शक्तियां भरी थीं। इस एहसास से वो गहरी सांस लेने लगा और हड़बड़ाकर उसने सवाल किया, क्या यही है वो रैंक 7 का तिलस्मी पत्थर? ये कहते हुए ध्रुव लगातार उस पत्थर को देखे जा रहा था। वैसे तो उसके दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी, लेकिन उसने अपनी इस खुशी को दबाकर धीरे से अपना हाथ ऊपर किया। ऐसा करते हुए ध्रुव उस हीरे जैसी चीज को अपने पास खींचना चाह रहा था। आखिरकार वो तिलस्मी पत्थर, जिसमें बहुत खतरनाक शक्तियां भरी थीं, बड़ी आसानी से खिंचते हुए ध्रुव के पास चला गया। फिलहाल ध्रुव के चेहरे पर उस हीरे जैसी चीज की हरे और लाल रंग की चमक दिख रही थी, जिसमें ध्रुव कुछ पलों के लिए खो सा गया था। तभी करिश्मा ने ध्रुव का हाथ खींचकर उसे वापस होश में लाने की कोशिश की। होश में आते ही ध्रुव ने तुरंत अपनी नजरें उस तिलस्मी पत्थर से अलग की और वो सोचने लगा कि इसमें कितनी ताकत थी कि वो ध्रुव तक को इस हाल में करने में कामयाब हो गया। फिर ध्रुव ने तुरंत अपनी स्टोरेज अंगूठी में से एक डब्बा बाहर निकाला और क्योंकि वो इस तिलस्मी पत्थर से थोड़ा घबरा रहा था, इसलिए उसने सीधे सीधे उसे छुआ नहीं, बल्कि ध्रुव ने हल्की शक्ति इस्तेमाल कर उसे अच्छी तरह ढक लिया और फिर उसे उस डब्बे के अंदर बंद कर दिया। जब वो डब्बा बंद हुआ तो ध्रुव ने एक चैन की सांस ली और उस डिब्बे को बड़ी सावधानी से वापस स्टोरेज अंगूठी के अंदर रख दिया। जैसे ही ध्रुव ने ऐसा किया तो सबसे पहले उसने अपने माथे पर आए पसीने को पोंछना शुरू किया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसकी पीठ भी पसीने से भीग चुकी थी। जाहिर सी बात है कि ध्रुव वाकई उस चीज से काफी घबरा रहा था और वो सोचने लगा कि अंजाम उस लाश का था जो ना जाने कितने सालों पहले मर चुकी थी। ऐसे में अगर ध्रुव के सामने जिंदा तिलस्मी जानवर आ जाता फिर तो ना जाने ध्रुव का कितना बुरा हाल होता। लेकिन घबराहट के साथ साथ ध्रुव मनी मन काफी खुश भी हुआ था। चाहे उस चीज में कितना भी खतरा क्यों ना था, ध्रुव के लिए वो सौदा बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ था। वहीं ध्रुव को पसीने से तरबतर होता देख करिश्मा ने हंसते हुए कहा, ये देखो, एक लाश ने तुम्हारी इतनी बुरी हालत कर दी और तुम हो वाहन गठबंधन के लीडर। कितनी शर्मनाक बात है ध्रुव भाई। करिश्मा की बात सुनते ही ध्रुव ने करिश्मा की तरफ हल्की नाराजगी के साथ देखा, लेकिन उसे याद आया कि अगर करिश्मा वहां नहीं आई होती तो शायद वो तिलस्मी जानवर की लाश ध्रुव के लिए वाकई कबाड़ साबित हुई होती। यही वजह है कि उसने करिश्मा से आगे कुछ नहीं कहा और अपना सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अब यहाँ का मामला खत्म हो गया है, इसलिए तुझे जाकर अब आराम करना चाहिए। याद रहे, आज जो कुछ भी देखा है उसके बारे में किसी से जिक्र मत करना। और करिश्मा भी ध्रुव की बात अच्छी तरह समझ गई, जिसके बाद उसने उससे कुछ नहीं कहा।
वैसे भी करिश्मा को आज हथियार बनाने के लिए नुकीले कांटे मिल गए थे, जिससे वो काफी खुश थी। यही वजह थी कि उसने बात मानते हुए अपना सिर हिलाया और वो और ध्रुव दोनों दरवाजे से बाहर चले गए। इस दौरान ध्रुव ने तहखाने का दरवाजा बंद किया और वो अपनी अकड़ी हुई कमर ठीक करते हुए सीधा अपने कमरे में चला गया। वहां जाकर ध्रुव छलांग मारते हुए बिस्तर पर गया और वो धीरे धीरे नींद के आगोश में जाने लगा। अगली सुबह कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और उसमें से ध्रुव चलकर बाहर आया। फिलहाल वो सूरज की तरफ देख रहा था और उसकी रोशनी महसूस कर ध्रुव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर ध्रुव आगे बढ़ता गया और आराम करने के बाद अब उसे चुस्ती महसूस होने लगी थी। इस चुस्ती को महसूस कर ध्रुव ने धीरे से अपनी शक्तियां बाहर निकालनी शुरू की कि तभी उसे पास से किसी की आवाज सुनाई पड़ी। बाप रे बाप, इतनी सारी शक्तियां! इतनी दूर होने के बावजूद तेरी शक्तियों से मेरी शक्तियां तक घबरा रही हैं। मानना पड़ेगा, एक शक्ति सम्राट होता तो कमाल का है। यह आवाज सुनकर जब ध्रुव ने मुड़कर देखा तो उसे दिखा कि थोड़ी दूरी पर रक्षित खड़ा था, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। इतने में रक्षित ने आगे आते हुए कहा, तेरी शक्तियों को देखकर तो लगता है कि तू शायद 1 सितारों वाले शक्ति सम्राट से ज्यादा ही ताकतवर है। मैंने ठीक कहा ना? इस पर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए अपने भाई को जवाब दिया, भैया मेरे ख्याल से मेरी शक्तियां 4 सितारों वाले शक्ति सम्राट जितनी होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि ध्रुव अपने भाई से कुछ नहीं छुपाना चाह रहा था। भले ही उसका मौजूदा रैंक 4 सितारों वाले शक्ति सम्राट जितना था, लेकिन फिर भी ध्रुव आसानी से किसी 9 सितारों वाले शक्ति सम्राट से भी लड़ लेता। और अगर वो अपने सभी हुक्म के इस्तेमाल करता, फिर तो किसी शक्ति पूर्वज से लड़ना भी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तभी ध्रुव ने अपने भाई को देखकर कुछ सोचते हुए कहा, रक्षित भैया मेरे ख्याल से आप 2 सितारों वाले शक्ति सम्राट होंगे, है ना? ट्रेनिंग की रफ्तार भी काफी अच्छी है। एक बार आप शक्ति सम्राट रैंक हासिल कर लें, फिर उस मुर्दा शक्ति गोली का असर आखिरकार खत्म हो जाएगा। इतने में रक्षित ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ रफ्तार तो मेरी भी ठीक है, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ ना आग शक्ति ट्रेनिंग टावर का है। मैं वहां अक्सर जाकर निचले लेवल पर ट्रेनिंग करता था। बदकिस्मती से वहां की सारी आग शक्ति खत्म हो गई। ये सुनकर ध्रुव के चेहरे पर एक शर्म से भरी मुस्कुराहट आ गई। वो जानता था कि इस बार उसे कोई ऐसा तरीका सोचना ही था जिससे हमेशा हमेशा के लिए आग शक्ति ट्रेनिंग टावर की जरूरत पूरी हो जाती, क्योंकि हर बार ध्रुव इस तरह अंदरूनी हिस्से में आकर आग शक्ति भर नहीं सकता था। ऐसा इसलिए क्योंकि कौन जानता था कि आने वाले 2 सालों में ध्रुव मार्कस पर किस जगह पर होगा। तभी ध्रुव ने अपने भाई रक्षित को देखते हुए कहा, रक्षित भैया आगे से आपको आग शक्ति ट्रेनिंग टावर में जाकर ट्रेनिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहते वक्त ध्रुव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जिसके साथ उसने अपने हाथ में एक अदृश्य रोशनी जलाई। वो रोशनी किसी अदृश्य सांप जैसी दिख रही थी, जो ध्रुव की उंगली पर मंडरा रही थी। फिर ध्रुव ने धीरे से उस रोशनी को सीधे रक्षित के सीने के अंदर भेज दिया। अचानक से रक्षित को एक अजीब सी गर्माहट महसूस होने लगी और उसके कपड़े तक जलने लगे। रक्षित का शरीर पूरी तरह से लाल हो गया था, जैसे उसे किसी ने आग में फेंक दिया हो। इतना ही नहीं, उसके माथे पर भी काफी सारा पसीना दिखाई दे रहा था। इसके अलावा उसे काफी दर्द भी हो रहा था, लेकिन रक्षित उस दर्द को झेलता रहा, क्योंकि वो जानता था कि ध्रुव ने जो कुछ किया था वो जरूर उसकी बेहतरी के लिए किया था। फिर जैसे ही वो अदृश्य रोशनी रक्षित के शरीर के अंदर गई तो रक्षित के दिल के पास एक निशान बन गया। जब रक्षित ने उस निशान को महसूस किया तो उसने परेशानी के साथ ध्रुव की तरफ देखते हुए पूछा, छोटू तूने आखिर ये क्या किया? और अपने भाई का सवाल सुनकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया, भैया मैंने दिल बहार दिव्य रोशनी का एक बीज आपके शरीर में भर दिया है। अब आपको बस अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर उसे शुरू करना है, और ट्रेनिंग करते वक्त आपको ऐसा फायदा होगा जिसके सामने आग शक्ति ट्रेनिंग टावर तक कमजोर लगने लगेगा। और जैसा कि मेरी उम्मीद है, दिल बहार दिव्य रोशनी का ये बीज 1 से 2 साल तक तो सही सलामत रहेगा। इस दौरान आप ट्रेनिंग करते हुए शक्ति सम्राट रैंक हासिल कर सकते हैं। उसके बाद भले ही इसका असर खत्म हो जाएगा, लेकिन कम से कम मुर्दा शक्ति गोली के असर से तो आप पूरी तरह बच ही जाओगे। ध्रुव अच्छी तरह जानता था कि रक्षित के शरीर से मुर्दा शक्ति गोली का असर अभी भी नहीं हटा था। ऐसे में अगर जल्द रक्षित शक्ति सम्राट बनने में कामयाब नहीं होता, फिर तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाती। यही वजह थी कि ध्रुव ने बेझिझक होकर अपने भाई के दिल में दिल बहार दिव्य रोशनी का बीज भेज दिया, ताकि उसकी ट्रेनिंग की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज हो जाए। वहीं ध्रुव की बात सुनकर रक्षित काफी हैरान था, लेकिन कुछ पलों के बाद उसके चेहरे पर खुशी झलकने लगी और उसे यकीन नहीं हुआ कि ध्रुव ऐसा कुछ भी कर सकता था। उसके बाद वो ध्रुव से कुछ कहने ही वाला था कि तभी अचानक शौर्य टोली का एक बड़ा बुजुर्ग हड़बड़ाते हुए वहां आया। उसने दोनों को इज्जत भरी नजरों के साथ नमस्ते करते हुए भारी आवाज में कहा, लीडर, बुजुर्ग बादशाह चाहते हैं कि आप दोनों जल्द से जल्द आगे पहुंचे। उनका कहना है कि बुजुर्ग मोहिनो काला सरताज शहर छोड़कर जा रहे हैं। यह सुनकर ध्रुव के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट दिखाई देने लगी, जिसके साथ उसने कहा, आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब बुजुर्ग मोहिनो ये शहर छोड़कर जा रहे हैं।
जब तक ध्रुव और रक्षित हड़बड़ाकर उस जगह के आगे वाले इलाके में पहुंचे, तब तक वहां बहुत से लोग पहले से मौजूद थे। यहाँ तक कि करिश्मा और डॉक्टर परी भी वहीं पर थे। इस दौरान कुर्सी पर बुजुर्ग बादशाह बैठे हुए थे और जब उन्होंने ध्रुव और रक्षित को देखा तो उनके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। इतने में ध्रुव और रक्षित भी आकर कुर्सियों पर बैठे और उन्होंने मुस्कुराकर बुजुर्ग बादशाह से पूछा, तो बुजुर्ग बादशाह, क्या खबर है बुजुर्ग मोहिनो के बारे में? इस पर बुजुर्ग बादशाह ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, जैसा कि हमें खबर मिली है उस हिसाब से शायद बुजुर्ग मोहिनो शहर छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन एक बात है जो काफी अजीब है, उस बूढ़े आदमी ने अपने निशान छुपाने जैसा कोई काम नहीं किया, बल्कि वो तो बड़े ही मामूली अंदाज में पूर्वी दरवाजे से बाहर चला गया। इत्तेफाक यह है कि उस दरवाजे के पास ही सबसे ज्यादा लोग मौजूद हैं। फिलहाल काला सरताज शहर में ठहरे बहुत से ताकतवर दलों तक ये खबर पहुंच चुकी है। वहीं बुजुर्ग बादशाह की बात सुनकर ध्रुव थोड़ा परेशान दिखने लगा। उसे समझ नहीं आया कि आखिर बुजुर्ग मोहिनो करना क्या चाहते थे। ऐसे हालात में जब हर कोई बुरे इरादे रखकर उन्हें खत्म करना चाहता था, उस दौरान भी वो इतने गुरूर के साथ बर्ताव कर रहे थे। भले ही वो एक ताकतवर शक्ति पूर्वज थे, लेकिन इतने सारे लालची और खतरनाक लोगों से निपटना उनके लिए भी बेहद मुश्किल था। इतने में रक्षित ने कुछ सोच कर कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई झांसा है जो सभी दलों के लिए तैयार किया गया है? क्या वाकई बुजुर्ग मोहिनो काला सरताज शहर छोड़कर जा चुके हैं? अगर हाँ, तो फिर ध्रुव और उसके साथी कैसे छीन पाएंगे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का लिक्विड उनसे? जानने के लिए सुनते रहिए दी वन एंड ओनली आरजे रिवांश के साथ सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।